हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम लोग यूपीपीसीएल का जो 2018 में पेपर हुआ था ऑफिस असिस्टेंट का, यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो 2018 में पेपर हुआ था, तो उसको जो है सॉल्व करने वाले हैं। और उसमें कंप्यूटर का पोर्शन जो है आज हम लोग करेंगे। तो कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन। और ये कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें से 20 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो कि आपको आइडिया लगेगा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको एमएस ऑफिस से देखने को मिलेंगे। एमएस ऑफिस में आपका जो है पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया और एक्सेल हो गया, तो इन तीनों से और इसके अलावा शॉर्टकट कीज से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आइए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा जूम करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी छोटा दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में व्यू मेनू के अंतर्गत कौन सा विकल्प सभी खुली विंडोज़ को एक साथ एकत्रित कर देता है? तो दोस्तों, जो पावर पॉइंट है उसके अगर व्यू मेनू में जाएंगे आप तो उसमें जो है अरेंज ऑल का ऑप्शन मिलता है। अरेंज ऑल का ऑप्शन जो मिलेगा वो जो है ये विकल्प जो है सभी खुली विंडोज़ को एक साथ एकत्रित कर देता है, जिससे आप उन्हें एक साथ देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरेंज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विस्तार पत्रक यानी कि स्प्रेडशीट में सूत्र किस प्रतीक से प्रारंभ होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है स्प्रेडशीट होता है जिस पे हम वर्क करते हैं, तो उसमें सूत्र यानी कि फॉर्मूला जो है वो किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है कोई भी फॉर्मूला आपको स्टार्ट करना है तो इक्वल टू से आप स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों, अगला जो है क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के किस टैब में स्लाइड शॉर्टर विकल्प उपलब्ध है? तो दोस्तों, स्लाइड शॉर्टर की बात करते हैं। स्लाइड शॉर्टर क्या होता है? तो अगर आप पावर पॉइंट में व्यू में जाएंगे तो व्यू में जो है स्लाइड शॉर्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये जितनी भी स्लाइड आपने बनाई है उनको एक साथ कर देता है, तो उसमें जो है सारी स्लाइड को आप एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट के किस टैब में स्लाइड शॉर्टर का विकल्प उपलब्ध होता है? तो व्यू में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए फोल्डरों के नामों पर विचार करें। तो यहाँ पे जो है दिया गया है कि इन फोल्डरों के नामों पे विचार करना है और बताना है कि विंडोज़ प्रणालियों में उपरोक्त में से कौन सा फोल्डर का नाम अमान्य यानी कि इनवैलिड है। तो इसमें जो है अगर कोई फोल्डर आप बनाएंगे तो उसका नाम जो है किस तरह से लिखेंगे? आप इस तरह से लिख सकते हैं, सैम 123 जॉब इक्वल टू 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, जिस तरह जहाँ पे ये जो लिखा है सैम लेस देन जैम, इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, सैम लेस देन जैम। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पुनर्प्राप्त यानी कि रिकवर्ड किए जा सकने वाले प्रलेख यानी कि डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसके रूप में संदर्भित किए जाते हैं? तो दोस्तों, जो वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें जो रिकवर्ड किए जाने वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको जो है ड्राफ्ट्स के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश ईमेल में न केवल टेक्स्ट रखने बल्कि विभिन्न प्रारूपों यानी कि फॉर्मेट्स, जैसे कि छवि यानी कि इमेज, ध्वनि ऑडियो, चलचित्र यानी कि वीडियो और प्रलेख यानी कि डॉक्यूमेंट जैसी किसी भी द्विआधारी यानी कि बाइनरी फाइल को रखने की सुविधा भी देता है। तो बताना है कि ईमेल में जो है टेक्स्ट के अलावा जो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, तो इन सबको जो है रखने की सुविधा जो है कौन ईमेल में प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, MIME जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 एक कितने बिट का प्रोटोकॉल है? तो दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल
इस तरह से लिखा जाता है IPv6, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो ये जो है कितने बिट का प्रोटोकॉल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट का ये प्रोटोकॉल होता है। और इसके अलावा जो है IP वर्जन 4 भी होता है, तो वो जो है कितने बिट का होता था, तो वो होता था 32 बिट का, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फूटर को किस टैब का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। तो दोस्तों हेडर और फूटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आप चाहते हैं यहाँ पे ऊपर जो है कुछ पहले से ही लिखा रहे, मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है या जो भी लिखा है, और नीचे कुछ जो है एड्रेस वगैरह लिखा रहे, बीच में जो है आपको जो भी आपको करना है, लेकिन ये आपका जो है हमेशा हर पेज पर लिखा रहे, ठीक है, तो वो हेडर, ये जो ऊपर लिखा होता है हेडर होता है, नीचे जो लिखा होता है वो फूटर होता है। तो वो जो है हर पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट लिख करके आता है, तो वो कहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो हेडर और फूटर को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब में जाते हैं, इंसर्ट टैब में जाएंगे तो वहाँ से हेडर और फूटर को आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल डायलॉग बॉक्स पर जाने के लिए किस टैब पर क्लिक करें और सिंबल को चुनें। तो सिंबल जो होता है, जैसे कोई पेज है उसमें सिंबल इंसर्ट करना है, तो सिंबल के लिए जो है आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे, चाहे आप वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएं, चाहे वर्ड में, चाहे पावर पॉइंट में, सभी में जो है इंसर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे जो है सिंबल का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से कोई सिंबल जो है आप उस पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है पृष्ठ हाशिया, जिसको मार्जिन कहते हैं, तो मार्जिन को परिवर्तित करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो मार्जिन जो है, मार्जिन को अगर चेंज करना है किसी पेज में, तो आप जाएंगे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में, पेज सेटअप का ऑप्शन होता है। वैसे अब तो आप देखेंगे तो पेज लेआउट करके आता है, ठीक है, तो पेज लेआउट या पेज सेटअप जो भी ऑप्शन हो, तो वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ से जो है आप मार्जिन को चेंज कर सकते हैं कि कितना आपको पेज में मार्जिन रखना है, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ जो भी मार्जिन आपको रखना हो, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ISO की OSI परत में कितनी परतें होती हैं। तो दोस्तों OSI क्या है, OSI जो है एक मॉडल होता है जो कि नेटवर्किंग में यूज होता है, तो इसमें जो है 7 परतें होती हैं, 7 परतें होती हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। और ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो कि ISO एक कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, तो इस कंपनी के द्वारा जो है डेवलप किया गया था OSI मॉडल को, ठीक है। तो इसमें 7 परतें होती हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से क्या IPv4 में IP एड्रेस का वर्ग नहीं है। तो दोस्तों IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसमें IP एड्रेस का वर्ग इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी F। इसमें श्रेणी F यानी कि सीरीज F नहीं होती है, ठीक है, बाकी B और E और A ये होती है, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे छोटा पूर्णांक है जिसे 2 के पूरक प्रारूप में 8 बिट संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम का जो है क्वेश्चन है, और इसके लिए जो है अलग कोई मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसमें जो है इसका पूरा मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें जो बाइनरी से डेसिमल में चेंज किया जाता है और ऑक्टल में चेंज किया जाता है, या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, तो कई कॉन्सेप्ट होते हैं, वो जो है मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर जो है इसका हो जाएगा -128, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वचयनित विकल्प डिफ़ॉल्ट के रूप में डैश एक्सटेंशन फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 से 2003 में निर्मित की जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ 2007 से पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता था वो होता था .doc, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा, और 2007 के बाद जो है .docx होता है, ठीक है। और एक्सेल का इसी तरह से होता है, एक्सेल का अगर बात करेंगे तो एक्सेल का .xlsx होता है, पावर पॉइंट का होता है .pptx, ठीक है। तो 2007 के बाद सब में x जुड़ गया है, और 2007 के पहले x नहीं जुड़ा होता था,
ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, मान ले आपके पास एक पावर पॉइंट प्रस्तुति है, आप इसे ईमेल का प्रयोग करके एक मित्र को भेजना चाहते हैं। आप प्रस्तुति को अपने ईमेल संदेश में एक डैश के रूप में संलग्न कर सकते हैं। तो आपके पास कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसको आप ईमेल करेंगे, तो उस फाइल को जो है कैसे आप भेजेंगे, तो अटैचमेंट के रूप में आप भेजेंगे। तो वहाँ पे जो ईमेल करते हैं उसमें अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। तो कोई भी फाइल भेजना हो, चाहे पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, या कोई इमेज भेजनी हो, ठीक है, तो वो अटैचमेंट में आप जो है करके आप उसको भेजते हैं। तो यहाँ पे इसका अटैचमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटैचमेंट, यानी कि संलग्न। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट पर संचार के लिए जो है प्रयोग किया जाता है टीसीपी और आईपी का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आईपी की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और टीसीपी की बात करेंगे तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे एफटीपी की भी बात कर लेते हैं, तो एफटीपी, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और डीएनएस का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और यहाँ पे एसएनएमपी दिया गया है, एसएनएमपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एसएनएमपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है, वाक्य में अक्षरों के लोअर केस और अपर केस के बीच में परिवर्तन करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है। तो किसी वाक्य में अक्षरों का जो लोअर केस है, यानी कि जो स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं या कैपिटल लेटर में होते हैं, तो उनके बीच में अगर परिवर्तन करना है, मान लीजिए स्मॉल को कैपिटल में करना है या कैपिटल को स्मॉल में करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दिया गया है ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को चयन करें, यानी जो भी टेक्स्ट है जिसको आपको चेंज करना है तो उसको चयन करेंगे, और फिर जो है Alt+F3 दबाएंगे, तो उसका जो है केस चेंज हो जाएगा। स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल है तो स्मॉल, जो है आप इस तरह से कर सकते हैं उसमें। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में आपको ब्लैक स्क्रीन प्रदर्शित करने या स्लाइड शो व्यू में अपनी प्रस्तुति जारी करने के लिए ब्लैक स्क्रीन से प्रस्तुति पर वापस जाने के लिए किस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों पावर पॉइंट में मान लीजिए कोई स्लाइड, आप जो है कोई स्लाइड में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और उस स्लाइड में जो है उसके अलावा कुछ आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ब्लैक स्क्रीन चाहिए, तो उस पर जो है कुछ आप बता सकें। तो ब्लैक स्क्रीन पे अगर आपको स्विच करना है, तो आप जो है बी या पीरियड दबाएंगे, ठीक है, तो जो है आप ब्लैक स्क्रीन पे चले जाएंगे। और इससे फिर से वापस आना है आपको स्लाइड पर, तो फिर से जो है बी या पीरियड दबा करके आप जो है फिर से वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे बी या पीरियड जो है इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट प्रभावों को लागू करने के लिए Ctrl+D दबाएं और डैश टैब पर जाएं। तो दोस्तों वर्ड में होता है, अगर फॉन्ट आपको चेंज करना है, कुछ भी आपने लिखा हुआ है उसका फॉन्ट चेंज करना है, तो उसको सेलेक्ट करके Ctrl+D आप दबाएंगे, ठीक है, तो एक विंडो खुलेगी, तो उसमें फॉन्ट पर जाना होगा, फॉन्ट टैब पर जाएंगे, तो वहाँ से जो है आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉन्ट टैब। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट Ctrl+2 चयनित पाठ यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट में क्या करता है। तो वर्ड में जो है आपने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर Ctrl+2 आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट रखा है, तो उनकी लाइनों के बीच में जो गैप है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, वो स्थान जो है डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो दोगुना पंक्ति स्थान प्रदान करता है। लाइन्स जो होती हैं, जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो Ctrl+2 दबाते ही उस पैराग्राफ में जितनी भी लाइन्स हैं उनके बीच में गैप जो है डबल हो जाएगा। और फिर से आपको पहले जैसा करना है, तो Ctrl+1 आप दबाएंगे। Ctrl+1 अगर आप प्रेस करते हैं तो फिर से जो है पहले जैसा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश नेटस्केप द्वारा अभिकल्पित और 1997 में जारी किए गए इंटरनेट अनुप्रयोगों का एक अनुगामी सुइट है। तो दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर जाएगा नेटस्केप कम्युनिकेटर। ये जो है एक तरह का ब्राउज़र था जो कि नेटस्केप कंपनी द्वारा जो है बनाया गया था 1997 में,
ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका नेटस्केप कम्युनिकेटर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश शॉर्टकट है जिसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित कोष्ठक विस्तार रेंज से लेखा चित्र चार्ट का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा शॉर्टकट है जिसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है लेखा चित्र यानी कि चार्ट का निर्माण करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F11। F11 का यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट का निर्माण करने के लिए। फिर दोस्तों अगला है डैश में वर्तमान कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट के सभी प्रकोष्ठ यानी कि सेल सम्मिलित होते हैं जिनकी पहचान नए कार्यपत्रकों के चयन के लिए टैब्स के साथ साथ शीर्ष पर प्रयुक्त अक्षरों वाले स्तंभ शीर्षकों से बाईं ओर प्रयुक्त अंकों वाले पंक्ति शीर्षकों से होती है। तो यहाँ पे जो है कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, क्योंकि कंप्यूटर में जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। यहाँ पे जो है शुद्ध हिंदी में दिया गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं बता देता हूँ, जैसे कि कार्यपत्रक दिया गया है तो उसको तो यहाँ पे वर्कशीट दिया गया है। कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट, प्रकोष्ठ मतलब सेल्स, और यहाँ पे आगे आप देखेंगे स्तंभ दिया गया है। स्तंभ मतलब जो है कॉलम, एक्सेल में कॉलम होता है ना, तो कॉलम हो जाएगा स्तंभ मतलब। और यहाँ पंक्ति दी गई है तो पंक्ति मतलब रो। तो MS एक्सेल में जो है क्या होता है, जो पेज अगर आप खोलेंगे MS एक्सेल का तो जो है कुछ रो होती हैं ऐसे, और जो है कुछ कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे रो के लिए जो है ऐसे ABCD इस तरह से काफ़ी आगे तक जो है लिखा होता है, और रो के लिए नंबर होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे जो एक इसकी सेल होती है, एक जो यहाँ पे ब्रैकेट होगा मतलब एक जो बॉक्स होगा उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम काम कर रहे हैं एक्सेल में और कुछ एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है, इतने में मान लीजिए काम कर रहे हैं, ठीक है, इतना एरिया हमने ले लिया। तो वही पूछा गया है कि इस एरिया को क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं वर्कशीट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है वर्कशीट एरिया। और पूरे पेज को क्या कहते हैं, पूरे पेज को वर्कशीट कहते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ईमेल के संदर्भ में इनबॉक्स का क्या उपयोग होता है? तो इनबॉक्स का जो है क्या उपयोग होगा, जो भी मेल आएंगी वो इनबॉक्स में पड़ी रहेंगी, तो आने वाली मेल संग्रहित करने के लिए इनबॉक्स का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विंडोज 7 में डैश के अतिरिक्त अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ सही हैं। तो इसमें जो है पूछा गया है कि विंडोज 7 में किसके अलावा जो है एप्लीकेशन शुरू करने के लिए आप जो नीचे विधियाँ लिखी हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि कौन सी विधि का प्रयोग करके आप एप्लीकेशन आरंभ नहीं कर सकते ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है निष्पादन योग यानी कि एग्जीक्यूटेबल संचिका मार्ग फाइल पाथ टाइप करके रन बॉक्स में एप्लीकेशन आरंभ करना। तो आप क्या कर सकते हैं, रन बॉक्स में जा करके जो भी आपको फाइल मतलब जो भी एप्लीकेशन खोलना है तो उसका जो है फाइल पाथ टाइप करके जो है उस एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर जो है अगला ऑप्शन है दूसरा, डेस्कटॉप पर उपलब्ध एप्लीकेशन के आइकन पर डबल क्लिक करना। कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो डेस्कटॉप होता है तो उस पर बहुत सारे आइकन बने होते हैं एप्लीकेशंस के, जिस एप्लीकेशन को खोलना होता है उस पर डबल क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन को खोल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथा जो है दिया गया है स्टार्ट मेनू में से एक अनुप्रयोग एप्लीकेशन खोलना। तो स्टार्ट मेनू में भी जा करके भी आप उस एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है तीसरा ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। कंट्रोल पैनल से जो है एप्लीकेशन आप नहीं चला सकते, कंट्रोल पैनल से एप्लीकेशन चलाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मान लें A = 1111010 B = ये है 2 8 बिट की 2 की पूरक संख्याएं हैं, 2 के पूरक में उनका उत्पाद क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये इसका आंसर है 11000100, ठीक है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जो है समझना पड़ेगा आपको, लंबा वीडियो होगा उसका, किसी दिन बना दूंगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंटरनेट एक्सप्लोरर का नवीनतम संस्करण क्या है?
तो दोस्तों यहाँ पे इसका फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो है इसको रिटायर कर दिया गया है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो है 15 जून को जो है 15 जून 2022 को, इसी साल जो है इसको रिटायर किया गया है। ये क्या था, तो ये ब्राउज़र था जो कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है ब्राउज़र था, तो इसको अब रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है विंडोज 7 में डेस्कटॉप स्क्रीन पर जब आप राइट क्लिक करते हैं और पॉपअप मेनू में व्यू का चयन करते हैं तो इसमें कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता। तो विंडोज 7 में जो है जब आप राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन पर जब राइट क्लिक करेंगे तो जो है जो मेनू आएगा तो उसमें व्यू में जाएंगे, तो व्यू में जो है स्मॉल आइकन्स का ऑप्शन आता है, लार्ज आइकन्स का ऑप्शन आता है, मीडियम आइकन्स का ऑप्शन आता है, लेकिन मिनी आइकन्स का ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा मिनी आइकन्स। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने पाठ्यों यानी टेक्स्ट में बुलेट्स लगाने के लिए क्या करें। तो बुलेट्स क्या होते हैं, मान लीजिए जैसे वर्ड में जो है आपका कोई पेज है, इसमें ऐसे 5-6 लाइन आपने लिखी है, आप चाहते हैं हर लाइन के आगे जो है एरो लगा हो इस तरह से, या डॉट डॉट ऐसे हो, ऐसे तमाम तरह के बुलेट होते हैं ऐसे वाले। ठीक है, तो वो बुलेट जो है कहाँ से आप लगा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। पहले जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है एक जो है पॉपअप होगा, एक मेनू जो है पॉपअप होगा, तो उसमें आप जाएंगे, उसमें जो है आपको जो है ऑप्शन मिलेगा किसका, बुलेट कमांड, बुलेट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से जो है बुलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कई सारे बुलेट का ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ को हाईलाइट करें और पैराग्राफ सेक्शन में दिए गए होम टैब से बुलेट कमांड को चुनें। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, जब आपका मित्र आपको इंटरनेट पर एक फाइल भेजता है और आप फाइल को अपनी स्थानीय मशीन पर सेव करते हैं तो कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली संक्रिया यानी ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो आपका मित्र जो है इंटरनेट के द्वारा कोई फाइल भेजेगा, उसको आप सेव करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो डाउनलोडिंग कहलाएगा। यहाँ पे डाउनलोडिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में एक अंडरलाइन रेखांकन विकल्प नहीं है। तो एक्सेल में अगर आप जाते हैं, मान लीजिए सेल्स को फॉर्मेट करना है, तो उसमें जब फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो उसमें जो है हिंदी में तो इस तरह मिलता नहीं है। एक तो ऑप्शन मिलता है सिंगल अंडरलाइन का, एक मिलता है डबल अंडरलाइन का। ठीक है, एक डबल अंडरलाइन का ऑप्शन मिलता है जिसको यहाँ पे दोहरा दिया गया है, तो दोहरा मिलता है, और सिंगल यानी कि एकहरा मिलता है, और एक मिलता है डबल अकाउंटिंग जिसको यहाँ पे दिया गया है दोहरा लेखांकन, और एक सिंगल अकाउंटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसको एकल लेखांकन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंगल और डबल मिलता है और सिंगल अकाउंटिंग और डबल अकाउंटिंग मिलता है। तिहरा जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे तिहरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्रॉप कैप के लिए पंक्तियों यानी लाइंस को ड्रॉप करने की स्वचयनित विकल्प यानी डिफ़ॉल्ट संख्या है, और ड्रॉप कैप के लिए पंक्तियों यानी लाइंस को ड्रॉप करने की अधिकतम संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप कैप क्या होता है बता देता हूँ आपको। जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, ऐसे लाइंस लिखी होती हैं और उसका पहला लेटर जो है बड़ा सा लिखा होता है, वो 1-2 लाइन को ऐसे कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। तो जो MS वर्ड है उसमें भी ड्रॉप कैप का ऑप्शन होता है, तो आप उसमें जितने लाइन में आप चाहते हैं कि जो है जो पहला लेटर है वो कितने लाइन को कवर करे, जैसे आपने ऐसे बड़ा सा अक्षर लिख दिया तो 3 लाइन तक जो है ये पहला अक्षर लिखा रहेगा, फिर उसके नीचे जो है बाकी लाइन्स ऐसे लिखी होंगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है कितनी लाइनों के लिए होता है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। 3 ड्रॉप कैप के लिए पंक्तियों को ड्रॉप करने की स्वचयनित यानी कि डिफ़ॉल्ट संख्या होती है, और यहाँ पे मैक्सिमम संख्या कितनी आप कर सकते हैं, कितनी लाइनों तक आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं, तो ये होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 और 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में हैंडआउट्स प्रिंटिंग करते समय डैश विकल्प उपलब्ध नहीं होता। तो पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती हैं तो आप चाहते हैं कि जो है वो एक ही पेज में प्रिंट आउट होकर के आ जाएं। ठीक है, तो उसको हैंड आउट प्रिंटिंग करते हैं, तो उसमें जो है
आप एक पेज पे 2 स्लाइड का ऑप्शन ले सकते हैं, उसमें एक पेज पे 6 स्लाइड का भी ऑप्शन होता है और एक पेज पे 3 स्लाइड का भी ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन कितना नीचे है, यहाँ पे जो है अगला ऑप्शन है प्रति पृष्ठ 5 स्लाइड। तो एक पेज पे 5 स्लाइड प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसॉरस टूल किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है थिसॉरस एक टूल होता है, तो वो किस लिए होता है। तो दोस्तों जब आप रिव्यू में जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर आप रिव्यू में जाएंगे तो उसमें जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का जो है ऑप्शन होता है, और इसी तरह से जो है उसी के आसपास जो है एक होता है थिसॉरस का ऑप्शन। तो वो किस लिए होता है, तो थिसॉरस जो है वो सिनोनिम्स सजेस्ट करता है, सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्दों का सुझाव देता है। तो जो भी आपने वर्ड सिलेक्ट किया होगा, फिर जो है आप रिव्यू में जाएंगे और उसमें थिसॉरस पर क्लिक करेंगे तो उस वर्ड के जो है कई वो सिनोनिम्स वो बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वो सिनोनिम्स को सजेस्ट करता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, तो 3D प्रिंटर ये जो है आउटपुट डिवाइस होती है। लाइट पेन, तो इससे जो है इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, तो ये जो है इनपुट डिवाइस हो जाती है। बाकी हेडफोन ये भी आउटपुट डिवाइस है। ब्रेल एम्बोसर ये भी आउटपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी जो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिलहाल इसका आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है ऑक्टल फॉर्म है और यहाँ पे ये जो है हेक्साडेसिमल फॉर्म है। तो इसका जो कन्वर्जन होता है कैसे होता है, तो उसके लिए जो है मैं किसी दिन आपको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तालिका का निर्माण करने के लिए आवश्यक पंक्तियों और स्तंभों यानी कि कॉलम्स की न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको एक तालिका यानी कि टेबल अगर बनानी है, तो मिनिमम जो है कितनी रो या कितने कॉलम आप जो है उसमें कर सकते हैं। तो उसमें जो है कम से कम एक पंक्ति या एक जो है कॉलम, एक रो या एक कॉलम जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, MS वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है। तो MS वर्ड में अगर आप देखेंगे जो है फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है, फॉन्ट साइज अगर आपको कम ज़्यादा करना है, तो मैक्सिमम आप कहाँ तक कर सकते हैं वो यहाँ पे पूछा गया है। तो उसमें 72 जो है मैक्सिमम ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम जो है ऑप्शन होता है 8। ठीक है, मिनिमम 8 ऑप्शन होता है और मैक्सिमम 72। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जब एक प्रलेख यानी कि डॉक्यूमेंट में कोई परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ अपने दोनों हाशियों यानी मार्जिन्स अर्थात बाएं और दाएं से रेखांकित होता है, तो कहा जाता है कि ये किसका प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई पैराग्राफ जो उसकी दोनों मार्जिन्स होती हैं बाएं और दाएं वो रेखांकित होती हैं, तो कहा जाता है कि ये जो है फुल जस्टिफिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 फुल जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मशीनों की गति के संबंध में निम्नलिखित में से सही क्रम पहचानें। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्रम पहचानना है। तो सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर होता है, इसमें कंप्यूटर्स दिए गए, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है और कौन सबसे स्लो। तो सबसे तेज जो है सुपर कंप्यूटर होता है, उसके बाद जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स, और उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये जो है गति के संबंध में ये इनका क्रम हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप स्लाइड शो व्यू में अपनी प्रस्तुति दर्शा रहे हो तो कुंजी पटल शॉर्टकट का प्रयोग स्लाइड संख्या m पर जाने के लिए किया जाता है। m कोई भी पूर्णांक का मान है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि मान लीजिए पावर पॉइंट में आपकी कोई स्लाइड शो आप जो है चला रहे हैं। ठीक है, तो किसी नंबर की स्लाइड पर आपको डायरेक्ट जाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो मान लीजिए तीसरे पे आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे, 3 प्लस इंटर दबा देंगे, 3 प्लस करेंगे प्लस इंटर दबा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो है इसका पूछा गया था। तो संख्या अगर m है तो m प्लस इंटर दबा देंगे, यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप एक प्रस्तुति में स्लाइड में समय जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें
जब आप स्लाइड शो मान लीजिए चला रहे हैं तो उसमें चाहते हैं टाइमिंग जुड़ जाए कि कौन सी स्लाइड कितनी देर तक रहे, तो उसके लिए जो है आप उसमें समय जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो का ऑप्शन होता है, तो उसमें रिहर्स टाइमिंग बटन का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर जो है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि हर स्लाइड के लिए आप टाइम सेलेक्ट कर सकें कि कितनी टाइम तक वो स्लाइड जो है चलना चाहिए। ठीक है, तो जब आप स्लाइड शो प्ले करेंगे तो एक स्लाइड कितनी देर तक रहेगी, जितना आपने टाइम सेलेक्ट किया है उसके बाद जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो ऑप्शन कहाँ मिलता है, रिहर्स टाइमिंग बटन में मिलता है। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में डैश मेनू केवल शीर्षक और बुलेट्स प्रदर्शित करता है। तो पावर पॉइंट में जो है जो एक तो स्लाइड का ऑप्शन होता है, उसी के बगल में जो है साइड में लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा एक स्लाइड का ऑप्शन होता है, उसमें सारी स्लाइड छोटी छोटी करके दिखाया करता है, और उसके बगल में जो है आप एक देखेंगे आउटलाइन का ऑप्शन होता है। तो आउटलाइन पर आप क्लिक करेंगे, आउटलाइन व्यू पर, तो वहाँ पे जो है स्लाइड में जो भी आपकी जो इमेज वगैरह होंगी वो सब नहीं आएंगी, जो आपने टेक्स्ट लिखे होंगे केवल वही आएगा, टेक्स्ट और जो बुलेट्स वगैरह है केवल वही आएगा। ठीक है, तो वो जो है किसमें ऑप्शन मिलता है, आउटलाइन व्यू। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग किए जाते हैं। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है किसका प्रयोग किया जाता था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। आईसीस का प्रयोग किया जाता था, आईसी का प्रयोग किया जाता था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, और माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है कौन से माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, तो VLSI जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो अब जो है पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स अब प्रयोग किए जाते हैं, मतलब अब जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स का युग है, तो इसमें जो है ULSI का प्रयोग किया जाता है। ULSI मतलब जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें जो है ध्यान दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल पहला ऑप्शन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी की जांच के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है F7 का प्रयोग करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की डैश विशेषता आपको मानो वैल्यूज की एक श्रृंखला यानी रेंज को प्रारूप यानी फॉर्मेट देने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे असामान्य या अनचाहे मान या कुछ सीमाओं के बाहर के मान स्वतः अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए फॉर्मेटेड हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है 2016, इसमें जो है ये सुविधा दी गई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो इसमें जो है जो अनचाहे जो वैल्यूज़ होती हैं या जो एबनॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको जो है ये अपने आप ऑटोमेटिक जो है फॉर्मेट कर देता है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, सभी स्लाइड्स एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए हमें पावर पॉइंट में किसका प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर का प्रयोग किया जाता है। व्यू में जाएंगे वहाँ पे मिलता है स्लाइड शॉर्टर का ऑप्शन, तो वहाँ पे जो है जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको एक ही स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉप कैप विकल्प क्या कार्य करता है। तो ड्रॉप कैप के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे आप कुछ लाइंस लिखी हैं उसमें शुरुआत में आप जो पहला लेटर है वो बड़ा सा चाहते हैं, 2-3 लाइन को कवर कर ले इसे, तो ये जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ये पैराग्राफ के आरंभ में लार्ज कैपिटल लेटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप कैप ये हो जाता है। फिर दोस्तों अगला है, दिया गया है एक ईमेल एड्रेस किस प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है। तो ईमेल एड्रेस कोई भी हो, जैसे मान लीजिए XYZ123@gmail.com या जो है redditmail.com, ऐसे जो है आगे लिखा होता है।
तो ये किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो @ के द्वारा। तो यहाँ पे जो है ये चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रलेख में हाइपर लिंक प्रविष्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हाइपर लिंक आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है वो बताना है यहाँ पे। तो हाइपर लिंक क्या होता है, मान लीजिए ये आपका वर्ड का पेज है, इसमें कहीं पे आपको कोई लिंक देना है और उस लिंक पर आप चाहते हैं क्लिक करके डायरेक्ट जो है आदमी उस पेज पर पहुँच जाए, तो उसके लिए ये होता है। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+K करेंगे तो हाइपर लिंक जो है इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आप हाइपर लिंक जो है इंसर्ट कर सकते हैं। फिर जो है जब उस हाइपर लिंक पर आपको जाना है तो कंट्रोल दबा करके आपको उस हाइपर लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर जो है उस पेज पर आप चले जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।